This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से अक्सर बातें होती हैं और ये कहा जाता है कि जी अगर आपने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो केमिकल सेक्टर को, केमिकल इंडस्ट्री को डेवलप करें। इसलिए कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, हम टेक्सटाइल की अक्सर बात करते हैं कि जी टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो टेक्सटाइल की बात करें, टेनरीज़ की बात करें, लेदर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फर्टिलाइज़र की बात कर लें, ग्लास सेक्टर की बात कर लें, किसी भी सेक्टर की, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके प्रोसेस में केमिकल का इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में केमिकल इंडस्ट्री को मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है कि जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनकी माँ है ये। इसलिए कि अगर केमिकल सेक्टर आपका डेवलप हुआ तो आपकी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आती है, नंबर वन। सेकेंडली, मुझे याद पड़ता है कि 2003 में हमने बातें की थी कोई 10 ईयर इंसेंटिव प्रोग्राम फॉर द सेक्टर टू प्रमोट द इंडस्ट्री। अब 10 साल का जो इंसेंटिव प्रोग्राम था 2003 में हमने बात की थी कि जी केमिकल इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देंगे और इसका नाम था केमिकल विजन 2013। आज हम 2016 में बैठे हैं। क्या वो विजन मटीरियलाइज हुआ जो 2013 में होना था? यानी 2003 में बात हुई, 2013 तक क्या प्रोग्रेस रही और आज 2016 में हम बैठे हुए हैं तो हम कहाँ इस सेक्टर को जाते हुए देख रहे हैं। ये भी बात की गई थी 2003 में, आज से तकरीबन 13 साल पहले की बात है कि जी चाइना में जो प्लांट्स हैं फार ईस्टर्न कंट्री, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं तो फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में और चाइना में जो प्लांट्स हैं उनको रीलोकेशन के हवाले से, कि उनको रीलोकेट करने के हवाले से कुछ काम हो कि पाकिस्तान में वो प्लांट्स आखिर काम करें। कितना काम हुआ उस हवाले से। और फिर जब हम बात करते हैं इंपोर्ट के हवाले से, हम अक्सर कहते हैं जी हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारी एक्सपोर्ट्स अगर 22-23 या मैक्सिमम जो गई हैं 24-25 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक की, हमारी इंपोर्ट 45 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक गई हैं। तो ये जो तिजारती खसारा है तकरीबन 20-22 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का, इसको ख़त्म करने के लिए, इसके लिए कोई काम करने के लिए एक ही हल है कि हम इंडस्ट्री को बढ़ावा दें और यहाँ पे हम कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करें करते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो यहीं पे होनी चाहिए। वो कितना ज़्यादा हुआ? चाइना से फार ईस्ट से हमने कितनी कंपनीज़ को अप्रोच किया और कितनी रीलोकेशन हुई है। इंपोर्ट तो हम करते रहते हैं। दुनिया में अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, हम अगर टॉप 10 इकॉनमीज़ को देख लें तो वो टॉप 10 जो इकॉनमीज़ हैं बेसिकली वो टॉप 10 केमिकल प्रोड्यूसर्स हैं। यूएस की बात कर लेते हैं, यूएस इज़ वन ऑफ द लीडिंग केमिकल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी चाइना की बात कर लेते हैं, वन ऑफ द लीडिंग केमिकल प्रोड्यूसर्स। दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी जापान की बात कर लें, वन ऑफ द लीडिंग केमिकल प्रोड्यूसर्स। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी जर्मनी की बात कर लें, वन ऑफ द लीडिंग केमिकल प्रोड्यूसर्स। फिर दुनिया की पाँचवीं छठी फ्रांस, यूके की बात कर लें, लीडिंग केमिकल प्रोड्यूसर्स। फिर हम अक्सर बात करते हैं कोरिया की, ब्राज़ील की बात करते हैं। ये तमाम वो ममालिक हैं जो लीडिंग केमिकल प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं इन द वर्ल्ड। यहाँ पाकिस्तान में हमने इस हवाले से कितना काम किया है, जिस विज़न की हमने बात की थी वो विज़न अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पे हम फूड सेक्टर के हवाले से अक्सर बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं फूड सेक्टर में। उस हवाले से ये जो फूड सेक्टर की हम बात करते हैं, कितना काम हुआ कि जी जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, केमिकल रॉ मटेरियल, वो क्या सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है कि हम इंपोर्ट करें और इन इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन भी हो रही है या नहीं। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें इस स्टडीज़ में ज्वाइन किया है परवेज़ अशफाक साहब ने, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रीजन केमिकल कॉर्पोरेशन के। परवेज़ साहब प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि केमिकल सेक्टर के हवाले से हम अगर बात करें तो क्या वाकई हम सिर्फ ट्रेडिंग हब बन चुके हैं कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं, यहाँ प्रोडक्शन भी बड़े लेवल पे हो रही है? मुझे याद पड़ता है मेरे एक दोस्त हैं, 1971 में उन्होंने काम शुरू किया और 1971 में वो चाइना से केमिकल इंपोर्ट करते थे। क्या आज भी वही सूरत हाल है? तकरीबन वही सूरत हाल है। मतलब यहाँ हम जो है ना बेसिकली मतलब इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। हालांकि अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देखें, इंडिया में वो का मतलब समझ लें कि
टोटली लोकल उनकी सारी रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन जो इंडिया ये कहता है, इंडिया की केमिकल पॉलिसी 2012 है जी, इंडिया ये कहता है कि हमारी जीडीपी में केमिकल सेक्टर का शेयर तकरीबन 10% है। सही है, यानी देखिए ना कि कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल। बिल्कुल सही है। तो यही मैं कह रहा था कि मतलब उनके यहाँ ये है कि वो खुद सारे बेसिक रॉ मटेरियल जो है उनकी अपनी प्रोडक्शन है, बल्कि सिर्फ अपनी मार्केट को ही वो कैटर नहीं करते, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यूरोप को, अमेरिका को, फार ईस्ट को, हर जगह मतलब। और हम जो हैं सिर्फ मतलब इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। जैसा आपने अभी फरमाया कि मतलब ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है ये इसी वजह से है। अगर ये सारी प्रोडक्शन हमारी यहाँ खुद लोकली हो रही होती तो फिर ये इतना बड़ा गैप नहीं होता। क्या वजूहत हैं कि लोकली प्रोड्यूस नहीं की जा रही? एक अगर आप देखें तो एक वक्त था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी पाकिस्तान में, अब भी हम देख रहे हैं इस हवाले से। इसलिए कि जब इतनी पोटेंशियल है तो गैर मुल्की सरमायाकार भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र तो करते होंगे कि यार इस मुल्क में इतनी पोटेंशियल है, वहाँ जाके सरमायाकारी करें, प्रोड्यूस करें, पैसे बनाएं। गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स और इस किस्म का प्रमोट गवर्नमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट का काम है कि वो मतलब ये कि एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाए और मतलब ऐसे इंसेंटिव्स दे कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचें। हर वक्त यहाँ पे जो है ना कोई हर्डल्स और रेड टेपिज्म वगैरह ऐसी होती है कि लोग जो हैं या तो अपना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा होता है, या मतलब हर चौथे पाँचवें साल जो है गवर्नमेंट चेंज होती है, नई गवर्नमेंट आती है, वो अपनी नई पॉलिसीज़ लाती है। मतलब ये कि लोग जो है ना मतलब इस किस्म का मतलब प्रॉपर्टीज़ में या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना जो है वो ज़्यादा सेफ फील करते हैं बनिस्बत इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के। केमिकल सेक्टर से आपका ताल्लुक तो बहुत पुराना है ना, जब से आपने वो संभाला इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या क्या तरक्की देख रहे हैं? जब आपने शुरू में इस फील्ड में कदम रखा तो उस वक्त क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं? क्या वही हालात हैं जो उस वक्त? नहीं, हालात तो बेशक नो डाउट बहुत इम्प्रूव हुए हैं, वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मतलब ये कि जो वॉल्यूम होना चाहिए, कि मैं जब बाहर के मुल्कों में जाता हूँ और अपने सप्लायर्स से मिलता हूँ तो वहाँ पे और मतलब ये कि वो एक सेल कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही होती है हमारे सप्लायर्स की मुख्तलिफ ममालिक में। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो हमारे जब पॉपुलेशन देखते हैं कि जी 20 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से जो हमारा मतलब टर्नओवर होना चाहिए, वो जो जिन मुल्कों का पॉपुलेशन हमारे मुल्कों के मुकाबले में 10% है, उनका टर्नओवर जो है हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा हो रहा होता है, और हमारी पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से हमारा टर्नओवर जो है 10 टाइम्स उनसे लेस होता है। मतलब वो बिल्कुल हैरान होते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा टर्नओवर जो है कहीं ज़्यादा होना चाहिए दूसरे ममालिक, लेकिन उसकी बेसिक वजह जो है एक तो ये है कि बाइंग पावर कम है, दूसरा ये है कि मतलब लोगों के अंदर मतलब जो इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर जो अब नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं इंडस्ट्री में, वो हमारी इंडस्ट्री जो है उनसे अवेयर नहीं है। वो नई चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं वो अभी तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। क्या जो लिविंग स्टैंडर्ड्स की हम अक्सर बात करते हैं, दुनिया भर में बात की जाती है कि जी लिविंग कंडीशंस, ज़ाहिर है केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो केमिकल तो हर चीज़ में ही इस्तेमाल हो रहे हैं ना जी। अभी अगर आपके सामने ग्लास रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, या सेल फोन है, बिल्कुल पेपर है, टेबल है, हर चीज़ में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। आपके नज़रों के सामने नज़र आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें केमिकल जो कैमरा आपको, बिल्कुल उसमें भी मतलब केमिकल हर चीज़ में केमिकल। बिल्कुल। इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि किसी भी मुल्क में अगर केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री में बेहतरी आती है, कंजम्पशन में इजाफा होता है, खपत में जी, तो इससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि उस मुल्क की इंडस्ट्री में बेहतरी आ रही है, उस मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। जी बिल्कुल, मतलब ये कि बाइंग पावर से इसका ताल्लुक़ होता है कि जितनी मतलब लोगों के अंदर बाइंग पावर होती है तो वो फिर मतलब हर चीज़ की कंजम्पशन जो है वो बढ़ती रहती है बाइंग पावर के हिसाब से। अब अगर इस वक्त हम बात करें तो कौन कौन से ममालिक से हम ज़्यादा, वैसे तो चाइना से ही करते हैं, लेकिन चाइना, ब्राज़ील, इसके अलावा US, बेल्जियम देखिए कितने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है,
कोरिया कर रहा है। जी जी। कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो मतलब प्राइस की वजह से, फिर FTA का बेनिफिट भी मिलता है, तो उस हिसाब से सबसे मतलब हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो तो चाइना है। इसमें तो कोई मतलब कोई दो राय है ही नहीं। इसके अलावा मतलब यूँ तो पूरी फिर दुनिया खुली हुई है, वही जिस तरह भी आपने फरमाया था कि अमेरिका, UK, जर्मनी, कोरिया, जापान वगैरह हर जगह से ये आ रहे हैं। केमिकल तो इतना बड़ा फील्ड है कि मतलब इतना वास्ट फील्ड है कि वो हर जगह ही से आ रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज देख लें जी जी, तो आप क्या कहेंगे कि चाइना से कितने परसेंट, 50%, 60%, 70% टोटल इंपोर्ट जो हमारी हो रही है वो चाइना से हो रही है, बाकी दूसरे ममालिक से कितनी हो रही है? जी अबाउट मेरा ख्याल है कि ऐसे ही तकरीबन 70-75% चाइना से हो रही होगी। हाँ जी, बाकी 25 जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया से, इन ममालिक से हो रही जी। है। हाँ जी। अच्छा, चाइना से जो ज़्यादा हम इंपोर्ट करें उसकी वजह क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है और इजी एक्सेस है, FTA का? जी, FTA का बेनिफिट है। जी हाँ जी, FTA का है कि मतलब वहाँ से FTA मिल जाता है तो कस्टम ड्यूटी जो है वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम होती है। FTA कम होती है, ज़ीरो होती है? आइटम टू आइटम डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर जो मेजर केमिकल्स हैं उनकी 5% है दूसरे ममालिक में तो चाइना से वो ज़ीरो हो जाती है। अब कोई आइटम है जिसकी 15% है चाइना से ड्यूटी, मतलब दूसरे ममालिक से, तो चाइना की जो है वो कम होकर के 7.5% हो जाती है। तो ज़ीरो मतलब ऐसा नहीं है कि जी फ्लैट ज़ीरो हो जाती है। FTA का मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्ट पे आपको 0% देना पड़ेगा? मतलब जिन आइटमों का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिसाल के तौर पर 5% कस्टम ड्यूटी है तो वो आइटम्स के चाइना से ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन जिन आइटम्स के मतलब 5 से ज़्यादा हैं तो हर आइटम का ज़ीरो नहीं हो जाती है, बल्कि जिसका 10 है तो उसकी मिसाल के तौर पे 5 हो जाती है, या जिसकी 15 है वो 7.5 हो जाती है। इस तरह है। FTA से हर चीज़ अक्रॉस द बोर्ड ज़ीरो नहीं हो जाती। आई अंडरस्टैंड इट। अच्छा, ये बताएं कि हम एक्सपोर्ट भी तो करते रहे हैं ना, एक्सपोर्ट भी करते हैं केमिकल्स? बहुत थोड़ा। जी। क्या इसकी क्या वजूहत हैं कि क्या यहाँ पे जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करने में क्या दुश्वारी हो रही है, या फिर यहाँ पे जो नहीं, यहाँ कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब यूटिलिटीज़ की, लेबर की, इन सब चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो वायबल नहीं है मतलब एक्सपोर्ट करना जो है यहाँ से। अच्छा, चाइना में आपको पता ही होगा कि कितने इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है वगैरह वगैरह, इस किस्म का, लेबर चीप है, हर चीज़ है। तो मतलब चाइना का और यहाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अब तो वहाँ पे वेजेस बढ़ रही हैं, फिर इकॉनमी भी चाइना की देखिए ना, एक वक्त था ना कि बड़ी ओवर हीट हो गई थी। अब इस वक्त अगर हम देखें जी तो 7% भी नहीं है ना उनकी इकनॉमिक ग्रोथ। इंडिया तो खैर 7.5% पे आ गया। तो चाइना की इकॉनमी कंपेरेटिवली, अगर वैसे तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, अगर 10 खरब डॉलर की इकॉनमी है, विच इज़ गोइंग टू सरपास द अमेरिकन इकॉनमी, परहैप्स 2050 तक चाइना विल बी नंबर 1 इकॉनमी। डिपेंड्स लेकिन व्हाट इज इट्स बीइंग सेड लाइक दैट, इट इज़ बीइंग सेड। और जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है, जो तरक्की हो रही है वहाँ पे, जो वहाँ के लीडर्स का विजन है, जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ भी लीडरशिप का विजन होता है, लीडरशिप आगे बढ़ के चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है, और जहाँ पे एहतसाब ठीक होता है, अकाउंटेबिलिटी ठीक होती है, अगर किसी ने करप्शन की है तो लटका दें उसको, बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर चीज़ें ठीक चलती हैं। लेकिन जहाँ सज़ा का अमल जो है ना वो ज़रा सुस्त हो या सज़ा हो ही ना, तो फिर वहाँ पे सब लोग जो है ना वो चौधरी बन जाते हैं। सही है, यही होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो चाइना में आप ये बताएं कि एक वक्त था ना कि 2003 की बात है कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, और बड़ी इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई थी, विजन भी बना था कि जी केमिकल विजन 2013 इंशाल्लाह इसको, तो उससे तो ये बातें होती है कि ये जो फार ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ से भी जो वहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कंपेरेटिवली तो पाकिस्तान में लोअर है ना। लेबर वैसे तो हम कहते हैं कि जी इतने हज़ार रुपये दे दें, 14,000 रुपये, 14,000 रुपये कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते, सही कह रहे हैं। तो लेबर कॉस्ट तो कम है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली अगर हम देखे जाएँ ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन ओवरऑल अगर कॉस्ट को मिला लें, और फिर एजुकेटेड यंग वर्कफोर्स भी मौजूद है, और लेबर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करती है, वो भी अवेलेबल है। तो इन ममालिक से जो बात हो रही थी कि जी यहाँ से हम प्लांट जो है रीलोकेशन की बात करेंगे कि वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आके प्लांट लगाएं, इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौके मौजूद हैं गैर मुल्की सरमायाकारों को, वो चीज़ नहीं हुई। अब देखें, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मिसाल के तौर पे अब जो ये CPEC
आने वाला है, अल्लाह करे कि ये मतलब जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में मतलब इंशाल्लाह काम हो रहे हैं इंशाल्लाह आएगा। तो हो सकता है कि चाइना जो है अपने मतलब प्लांट जो है रीलोकेट करें यहाँ पे, तो उससे भी मतलब काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि सीपेक पाकिस्तान की तकदीर बदल गई। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे, मैंने जो एनालिसिस किया है, जिन चीज़ों को पढ़ा है ना, मैं तो बड़ा सपोर्टर हूँ सीपेक का। मैं तो कहता हूँ कि अगर सीपेक ये और होगा और होने जा रहा है, बिल्कुल इंशाल्लाह, जैसे ही ये चीज़ें मूव होती हैं और जैसे ही ये कंपटीशन की तरफ आता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देखिए बिल्कुल सही है इंशाल्लाह। और मतलब आप देख लेंगे इंडिया कितना वरीड है इसके हवाले से कि मतलब ये अगर सीपेक आ गया तो पता नहीं उनके लिए एक मतलब लगेगा जी, इंडिया को धचका लगेगा और वो मतलब ये और उनको हम तो अभी से मतलब इंडिया के पिंच फील हो रहा है जी। हम तो कहते हैं इंडिया को कि भाई आप तरक्की कर रहे हैं, करें, हमें इससे कोई वो नहीं है। exactly. आप तरक्की करें जी, हम तरक्की कर रहे हैं तो आप क्यों परेशान हैं? हम तो सिर्फ है। ये कह रहे हैं, हम बिल्कुल हमारा उनका अभी देख लें कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनका सिर्फ एक आइटम ले लें, हमारी पूरी टोटल एक्सपोर्ट ले लें तो मतलब, लेकिन पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है, मैं आपको बता दूं जी कि इंशाल्लाह इन द डेज टू कम। देखिए असल चीज़ वही है कि हमारी लीडरशिप, तमाम चीज़ें ये ज़रा ठीक हो जाएं, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है कि मैं इतनी पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क में क्या नहीं दिया आप बताएं। मतलब ये कि इस मुल्क में नेचुरल अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें दी हैं कि मतलब शायद ही आपको दुनिया के बहुत ही कम ममालिक में आपको मिलेगा कि यहाँ पे मतलब कौन सा फ्रूट यहाँ नहीं है, कौन सी सब्ज़ी यहाँ नहीं है, कौन से मिनरल्स यहाँ नहीं है, कौन से समुंदर, पहाड़, एवरीथिंग, मतलब ये कि लाइव स्टॉक, एवरीथिंग। मतलब लेकिन ये बात तो क्लियर है कि इंडिया बड़ा परेशान है सीपेक की वजह से। बिल्कुल है बहुत ज़्यादा। मतलब ये कि वो और हम आप देख लें कि मतलब वो अफगानिस्तान में भी आजकल जो ये सब कुछ हो रहा है, ये मतलब इंडिया ही करवा रहा है ताकि मतलब ये सीपेक शायद किसी तरीके से उसको जो है ये रोक सकें इसको। लेकिन कभी नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। ये कम्पीट होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं कि जी अगर हम केमिकल सेक्टर में बढ़ावा देखेंगे तो एक तो ये कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है कि सनत में बेहतरी आती है, दूसरा ये कि सेल्फ रिलायंट हो जाता है कंट्री। बिल्कुल जी। हम अगर अपनी फार्मा सेक्टर की बात करें तो हम यही कहते हैं, फार्मा सेक्टर के जितने भी लोगों से बात करता हूँ जी वो कहते हैं कि यार अद्वियात जो भी बनती हैं उनके रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो 70-80-90% ये इंडिया और चाइना, यही दो ममालिक हैं जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और केमिकल का इस्तेमाल जाहिर है हर जगह होता है। बिल्कुल। तो सेल्फ रिलायंट बनने के लिए अब ख़ासतौर पे केमिकल सेक्टर में आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत को जिन इंसेंटिव्स की बात की थी वो इंसेंटिव हुकूमत क्या नहीं दे पाई, और अब अगर उनको कोई विजन बनाना हो, विजन 2013 तो पता नहीं कहाँ चला गया। सही। तो अब ये जो 20-25 विजन की बात की है 2025 की, एहसन इकबाल साहब अक्सर बात करते हैं, बिल्कुल, इसमें थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि केमिकल सेक्टर के किसी बंदे से कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। विजन 2025 एहसन इकबाल साहब का ये केमिकल इंडस्ट्री को एक तरफ रख के बना दिया नहीं, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी? बिल्कुल, मतलब ये कि वो जो बस विजन जो है वो नाम का ही विजन है, कोई इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट तो उसके कोई कुछ अमल दरामद होता हुआ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि किसी भी फील्ड में, केमिकल क्या किसी भी फील्ड में सच नज़र नहीं आ रहा कि कोई काम हो रहा हो उसके ऊपर। ये जब विजन के हवाले से बात हो रही थी काफ़ी ज़्यादा वाविला भी मचा, बड़ी हाइप क्रिएट हुई, बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया जा रहा है। जी। केमिकल सेक्टर से आपका ताल्लुक है, आप लोगों की एसोसिएशन भी है। जी। कभी कोई एक तो फ़ोन कॉल आए, कोई ईमेल आई कि भाईजान आप भी आ जाएं, आके थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दें, कुछ बताएं कि आप लोगों के जो मसाइल हैं उनको कैसे हल करें और आप लोग कैसे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं करते? नहीं जी, है ना, वो शायद ये समझे कि आप लोग वेले लोग हैं। नहीं मतलब वो है ना, मतलब गवर्नमेंट के यूँ तो उन्होंने 2025 का विजन अनाउंस कर दिया है, लेकिन वो जो है वो 2018 तक देख रहे होते हैं कि जी नेक्स्ट इलेक्शन कब हैं, और फिर मतलब ये कि इलेक्शन की परवाह है कि 2018 में वोट कैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली, ये नहीं देखना कि ये एक अहम सेक्टर है, इनके लोगों को भी बुला लें, इनसे भी बातचीत कर लें कि भाई ये जो हमने विजन बनाया है आप भी कुछ अपना कोई कंट्रीब्यूशन दें, कोई सजेशन दें कि इसको कैसे हम बेहतर। कोई ज़रूरत ही मसले नहीं, ऐसा कोई ये फारिग सेक्टर है, कोई ज़रूरत ही नहीं है सेक्टर से बातचीत करने की। हालांकि ये वो सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन हर चीज़ में है। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, ये बताएं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह होते हैं
इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करते हैं, टेनरीज की बात कर लेते हैं, टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं, फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, ग्लास सेक्टर की, बहुत सारे सेक्टर्स की बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मुख्तलिफ सेक्टर्स की ज़ाहिर वेरी करती होगी। बिल्कुल जी। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कौन से सेक्टर में हो रही है? टेक्सटाइल्स में, ज़्यादा टेक्सटाइल में हो रही है। हाँ जी। और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कोई आपको आइडिया है कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट केमिकल की टोटल ओवरऑल कॉस्ट में कितनी % होगी? नहीं, इसका ये आपके नहीं, मेरा फील्ड नहीं है इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि ये बातें भी क्लियर हुई। मुझे याद पड़ता है कि 2007 में हम अक्सर बातें कर रहे थे कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम देख रहे थे, बढ़ावे की बात कर रहे थे, तो ये कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 8-9% की ग्रोथ है जी। लेकिन केमिकल सेक्टर में रिग्रेशन, नेगेटिव ग्रोथ। केमिकल सेक्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ होगी तो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर हैं उनमें बेहतरी कैसे आ सकती है? नहीं आएगी, मतलब वो तो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। जब इसमें नेगेटिव आएगी तो ओवरऑल नेगेटिव ही आएगी। फिर इस सेक्टर को अब बढ़ावा देने के लिए क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए आपके ख्याल में? अभी मतलब ये कि अभी इस बजट में जो है ना, गवर्नमेंट ने 5 सेक्टर को जो है वो ज़ीरो रेटेड दिया है, जो मतलब पिछले लास्ट बजट में जो है अभी जो आउटगोइंग ईयर है उसमें वो 4% था। तो अब ये ज़ीरो रेटेड किया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मतलब बेहतरी आएगी, ख़ास करके एक्सपोर्ट सेक्टर में, कि मतलब जब वो नो रिफंड वाला सिलसिला होगा ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके अंदर बेहतरी आएगी। विल कंटिन्यू विद दिस। नाज़रीन, हम बात करें कि केमिकल सेक्टर में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। केमिकल विजन 2013 कहाँ गया हमारा वो विजन कहीं नज़र आ रहा है, उसको डब्बे में बंद करके कहीं रख दिया गया, और अब कोई नए विजन की हम बात कर रहे हैं इस सेक्टर को बढ़ावा देने के हवाले से या नहीं? रीलोकेशन की जो बात की गई थी वो कहाँ गई? क्या अब इस हवाले से कोई बात होगी कि जी वो केमिकल प्लांट्स दुनिया भर में, ख़ासतौर पे हम फार ईस्ट और चाइना की बात करें जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, उनको इंसेंटिव्स देके पाकिस्तान में लाएं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो? इसी हवाले से बात करेंगे। वक्त ब्रेकअप, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कि केमिकल सेक्टर में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। हम बेसिक और इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल केमिकल के हवाले से हम बात करें कि इंपोर्ट करते रहते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? जब हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे हम इंपोर्ट करें और केमिकल का इस्तेमाल किसी भी सेक्टर की बात कर लें, किसी भी प्रोसेसिंग की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होता है, तो पाकिस्तान में क्या वजूहत हैं कि हमारे लोकल इन्वेस्टर्स और ख़ासतौर पे जो हम बैरून मुल्क सरमायाकारी जो आती है उसकी बात करते हैं, तो वहाँ से कितनी ज़्यादा सरमायाकारी आई है पाकिस्तान में, और इस सेक्टर को बढ़ावा देने के हवाले से, ख़ासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के हवाले से अगर पाकिस्तान की बात करनी है, तो इस सेक्टर को बढ़ावा देने के हवाले से क्या इक़दाम हुकूमती सतह पे की जा रहे हैं? हम बैठे हुए प्रोग्राम में बात करें कि एहसन इकबाल साहब अक्सर बात करते हैं कि जी विजन 2025, अब उसमें केमिकल सेक्टर के हवाले से भी कोई बात की गई? ज़ाहिर विजन की तो बात होगी ना कि हम अपनी इकनॉमिक ग्रोथ देखें, विजन की तो ये बात होगी कि हम कुछ ऐसे इकदाम करें जिसके ज़रिए हर सेक्टर में बढ़ावा आए। केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, केमिकल सेक्टर की बात करते हैं, तो वो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उसमें इस्तेमाल होता है, चाहे वो बेसिक हो, इंटरमीडिएट हो। क्या हम इसी तरह ट्रेडिंग कंट्री बनते रहेंगे कि हम मुख्तलिफ ममालिक से केमिकल्स इंपोर्ट करते रहेंगे? और क्या हमने कभी इस हवाले से ये नहीं देखा कि वो ममालिक जिनकी इकॉनमीज़ की हम अक्सर बात करते हैं कि डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं, लीडिंग इकॉनमीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, उन ममालिक में केमिकल सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है? वहाँ लोगों से बात करके जो इंपोर्ट करें, ज़ाहिर कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आती है, ज़्यादा जो इंपोर्ट होती है वो चाइना से इसलिए होती है कि इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पे लोगों को छूट मिली हुई है। लेकिन क्या इस सेक्टर में सरमायाकारी बेहतर बनाने के लिए, क्या इस सेक्टर को बढ़ावा देने के हवाले से हमारे हुक्मरान इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या वजूहत हैं कि प्लांट रीलोकेशन दूसरे ममालिक से यहाँ करने के हवाले से ऐसे कोई इक़दाम नहीं हुए? डिटर्जेंट सेक्टर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इस हवाले से भी इंपोर्ट होती रही है, यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ केमिकल सेक्टर के कुछ लोगों से, तो डिटर्जेंट कंपनीज जो पाकिस्तान में, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के हवाले से एक दो नाम ही सामने आते हैं। क्या इसी तरह ये चीज़ें चलती रहेंगी? और फिर ज़ाहिर उन सेक्टर्स की मोनोपोली तो होगी लाजमी। हुकूमती सतह पे
इस सेक्टर में बेहतरी लाने के हवाले से, और ख़ासतौर पे जब हम बात करते हैं कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या हमने कभी जाके रोड शोज़ किए हैं, क्या हमने कभी जाके गैर मुल्की सरमायाकारों को कन्विंस किया है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पे आप अगर इन्वेस्ट करें तो आपके रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे, और ज़ाहिर है कंजम्पशन लेवल की हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये बताइए परवेज़ साहब कि अब हुकूमती सतह पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो कोई सच इकदाम मुझे नज़र नहीं आ रहे, अगर हैं तो बता दिया जाए ताकि हम उसको हाईलाइट करें। ऐसे कोई नहीं नज़र, कोई इंसेंटिव नहीं है। आपकी एसोसिएशन भी ये समझती है कि हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को कन्विंस करने में कोई ऐसा अहम किरदार अदा किया ही नहीं है। और ये मतलब ये कि जो आपके एम्बेसडर्स हैं बाहर के मुल्कों में, उनका काम है, ये TDAP का काम है कि मतलब बाहर के मुल्कों में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ल्योर करना और यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना, लेकिन मतलब ना TDAP इतनी ज़्यादा एक्टिव है उसमें, ना आपके जो कौंसल जनरल्स वगैरह हैं बाहर के मुल्कों में, ना वो इतने एक्टिव हैं कि मतलब कोई यहाँ की एक्सपोर्ट बढ़ाने में या बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने में वो कोई एक्टिव रोल प्ले करते हों। और आप नहीं समझते कि हुकूमत की तरफ से कोई टारगेट भी दिए जाते होंगे एम्बेसडर को, कौंसल जनरल्स को, जो कमर्शियल अटैचीज़ वगैरह हैं, जी, उनको कि जी देखिए आप इन ममालिक में हैं, आप तमाम चीज़ों पे फोकस रख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के हवाले से भी अपने कुछ बातें बताएं हमें कि क्या कर रहे हैं आप। मतलब ये तो ये TDAP का और ये कमर्शियल अटैचीज़ वगैरह का काम है कि वहाँ पे बाहर के मुल्कों में रोड शोज़ वगैरह या इस किस्म का वहाँ की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह हैं वहाँ पे मतलब मीटिंग्स करें, और जो ज़ाहिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लीडिंग कि यहाँ पे कराची में हैं, जी सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, बाकी भी शहरों में, कराची में जो काउंसिल जनरल्स हैं जी देखिए कितने एक्टिव हैं। बिल्कुल। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात कोरिया के काउंसिल जनरल से हुई है, किम डोंगी से हुई। जी जी। जब मैंने उनसे बात की तो जब मेरी बात हो रही थी किम डोंगी से जी, तो वो सिर्फ अपने मुल्क की जो प्रोडक्शन है, इकॉनमी है, जैसे उनको पता चला कि मैं इकॉनमी के हवाले से ही शो सकता हूँ जी, जितनी देर हमारी बातचीत थी किम डोंगी वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, और हमारे काउंसिल जनरल्स और एम्बेसडर आप समझते हैं कि इस हवाले से कोई अहम किरदार अदा नहीं करता। मैं पाकिस्तान इंडोनेशिया बिज़नेस फोरम का भी डायरेक्टर हूँ, और इंडोनेशिया के जो कौंसल जनरल हैं कराची में, मेरे ख्याल से शायद उनके मुकाबले में कोई ऐसा मतलब कोई दूसरा नहीं होगा कौंसल जनरल जो इतना एक्टिव होगा। हादी सेंतोशो, हादी सेंतोशो की बात हूँ कि मतलब ये कि तो बहुत प्यारा दोस्त है। इवन पाक टावर में आप जाएंगे देखें तो वो मतलब वहाँ पे रोड शो कर रहे होंगे कि जी मतलब अपने मुल्क में टूरिज़्म बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, मतलब ही इज़ ऑल आउट। आपको हर छोटे से छोटे फंक्शन में वो आपको नज़र आ रहे होंगे, मतलब वो पाकिस्तानियों से इतना ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एग्जैक्टली मतलब ये मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा। वो भी तो थे, एमिल वाइस थे ना स्विट्जरलैंड के, एमिल वाइस थे, वेरी मतलब ये इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा आता है, एमिल वाइस का और हादी संतोषो का, कि देखें ये मतलब किस कदर मतलब घुल मिल करके पाकिस्तानी कराची के खास हमारे लोग जो दूसरे ममालिक में बैठे हैं, जहाँ हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, जहाँ उन चैम्बर से बात करें कि जी देखें कि पाकिस्तान में ये चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। एग्जैक्टली ये मतलब कमर्शियल अटैची का काम है कि बाहर की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ जाएं, और जो मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सारे लीडिंग बिजनेसमैन होते हैं। मैंने तो अपने प्रोग्राम में ओपन इन्विटेशन दिया हुआ है एम्बेसडर्स को, काउंसिल जनरल्स को कि आएँ बातचीत करें। अभी मेरे प्रोग्राम में कुछ दिन में किम डोंगी, कोरिया के काउंसिल जनरल जो कराची में, वो आएंगे, उनसे बात हुई थी। कोरिया की इकॉनमी इज़ वन ऑफ द लीडिंग इकॉनमीज़ इन द वर्ल्ड। देखिए वो अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के हवाले से, हालांकि उनकी इकोनॉमी को डिज़ाइन करने वाले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मतलब ये कोरिया की मतलब एक रोड मैप दिया, और आज वहाँ की इकोनॉमी कहाँ पहुँची भी है और हम कहाँ पहुँचे हैं उसका कोई मेरी जब बात हुई ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वही किम डोंगी के हवाले से बता रहा हूँ। जी जी। तो ही टोल्ड मी कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करके मैं वापस आता हूँ, तो फिर इस हवाले से हम बातचीत करते हैं। तो मैंने कहा कि आप आएँ शो में और बताएं, तो कहने कि मैं जैसे ही वापस आता हूँ तो बातचीत करते हैं, देखते हैं कि हाउ वी कैन वर्क आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन सब के सब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। श्रीलंका की देखें, श्रीलंका की काउंसिल जनरल यहाँ पे हैं, हाउ एक्टिवली ही इज़। तो हमारे लोगों को
ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि जी केमिकल सेक्टर में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है इस मुल्क में, जहाँ हम इकॉनमी की बात करते हैं कि जी देखें कोई छोटी इकॉनमी तो नहीं है, 270 बिलियन अमेरिकन डॉलर की इकॉनमी, 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, अच्छी आपके पास एजुकेटेड क्लास है, यंग पॉपुलेशन एक एसेट होता है, लेकिन शायद कन्विंस नहीं कर पाए हैं वो उन लोगों को कि आएँ और केमिकल सेक्टर में आप सरमायाकारी करें। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड इट। अच्छा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ख़ास तौर पे अगर फूड सेक्टर के हवाले से बात करें तो फूड सेक्टर में तो हमारे बड़े नाम है ना, बड़े बड़े ब्रांड हैं जी 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 जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप कनाडा चले जाएं तो पाकिस्तान के मसाले आपको शेल्फ्स में मिलेंगे, आपको मिलेंगे। मतलब ये कि कुछ कंपनीज़ हैं वाकई मतलब बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे कि नेशनल है, शान है, अहमद है, नौरस हैं। ये लोग मतलब लोकल से ज़्यादा इनका मतलब जो वो है वो एक्सपोर्ट की तरफ है और मतलब माशाल्लाह बिलियंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप आ जाएं हलाल फूड की तरफ तो वो उसकी दुनिया में जो है ना एक मतलब बिलियंस एंड ट्रिलियंस की मार्केट है और पाकिस्तान उसको मतलब बहुत उसकी मार्केट का बहुत बड़ा शेयर ले सकता है। मतलब ये ख़ास करके ये सारी जितनी मिडिल ईस्ट की मार्केट है जहाँ मतलब लेबर बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो हर चीज़ जो है मतलब ये कि पैक्ड फॉर्म में जो है इंपोर्ट करना और कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो मैंने देखा है कि इवन मतलब मैं जब बाहर जाता हूँ दुबई वगैरह इधर उधर तो वहाँ इंडिया के मतलब प्रोडक्ट्स बहुत नज़र आते हैं। यानी मतलब ये कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इवन लाइव स्टॉक यहाँ से, हालांकि मुझे मालूम है कि सऊदीया वगैरह मेरे जानने वाले एक्सपोर्ट करते हैं मतलब लाइव स्टॉक, मतलब क्योंकि हलाल है यहाँ पे, मतलब तो हलाल की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि मतलब ये कि समझ लें कि अगर पूरे पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट एक तरफ रख लें और सिर्फ आप लाइव स्टॉक सिर्फ अगर मतलब उसके ऊपर सही तरीके से अगर काम किया जाए हलाल फूड के ऊपर तो वो उससे कहीं ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बस ये बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट और जो मिनिस्ट्री है वो उसको फॉलो नहीं करती कि वो उसको अगर फॉलो अप करे और मतलब इंसेंटिव्स दे और अवेयरनेस लाए तो मेरे ख्याल से इट्स अ ट्रेमेंडस, देयर इज़ अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी और मार्केट भी बहुत बड़ी है कि मतलब उसको टैप नहीं किया गया है। अच्छा, फूड सेक्टर में अगर हम बात करें कि जी केमिकल का इस्तेमाल जो होता है वो कौन से ममालिक से हम इम्पोर्ट करके फूड सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान में? मैक्सिमम तो चाइना से ही है। उसके अलावा कुछ मतलब जैसे हम कर रहे हैं तो मतलब कोरिया से भी कर रहे हैं, जापान से भी कर रहे हैं, यूएस से भी कर रहे हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी कर रहे हैं। अब जो कुछ मतलब ये कि चाइना तो इतनी चीप है कि उनकी क्वालिटी भी बाज़ वक़्त होता है, चीप होने की वजह से क्वालिटी भी ज़रा सा इतनी नहीं वो होती 100% मतलब उसकी पोटेंसी वगैरह जो है। तो कुछ लोग हैं मतलब ख़ास करके मल्टीनेशनल्स जो हैं वो मतलब महंगा होने के बावजूद भी यूरोपियन एंड सोर्सेस को प्रेफर करते हैं। तो लेकिन उसका सेगमेंट जो है वो बहुत थोड़ा है, जो मेजर सेगमेंट जो है वो चाइना से ही है। अच्छा, फूड सेक्टर में कंजम्पशन बढ़ी है? अगर 10 साल पहले की बात करें, आज की बात करें तो आप समझते हैं कि केमिकल का इस्तेमाल बढ़ा है? यकीनन बढ़ा तो है, नो डाउट अबाउट इट। एक ज़माना था कि जब मतलब कोई भी शिपमेंट बाहर के मुल्कों से कंटेनराइज नहीं आती थी, हर चीज़ जो है मिसाल के तौर पे 1 टन 2 टन, छोटी कंजम्पशन मार्केट साइज़ भी छोटी थी और 1-2 टन। अब तो कोई चीज़ कंटेनर से कम तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, 20 फीट और 40 फीट कंटेनर्स की बात होती हैं। तो मार्केट तो डेफिनेटली हैज़ ग्रोन, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर फर्दर एक्सपेंशन। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि अब बड़े नामों की अगर हम बात करें, नाम लिए बगैर बड़े नामों की बात करें जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि जब सप्लाई की बात आती है केमिकल की जी जी, तो बिट्स वगैरह में काफ़ी कंपटीशन होता है और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो ज़ाहिर इसको देखा जाता होगा? जी जी बिल्कुल। क्वालिटी तो मतलब है ही प्रायोरिटी, और ख़ास करके मतलब फूड सेक्टर में तो मतलब ये कि ज़ाहिर है जो एक आदमी इनटेक कर रहा है तो वो जब मतलब ये कि जो फूड के मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मेयार तक जब तक पूरा ना उतरे, FDA वगैरह कहलाता है, WHO FDA वगैरह, जब तक उनसे अप्रूव ना हो तो वो चीज़ तो मतलब बाहर का सप्लायर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता। अच्छा,
अगर हम ब्लेंडिंग की बात करें कि जी ये केमिकल है, दोनों को मिला लें तो फ्रेगरेंस और जो अब अरोमा कहें जो भी है वो एप्पल की आ जाएगी, स्ट्रॉबेरी की आ जाएगी, मैंगो की आ जाएगी। ये जो ब्लेंडिंग होती है पाकिस्तान में काफ़ी हो रही है। जी हाँ जी, हमारा मतलब बिज़नेस जो है वो फ्लेवर्स की मैन्युफैक्चरिंग का भी है, ब्लेंडिंग है, और ये मतलब ये कि ये बहुत बड़ा फील्ड है, और मतलब इसके मतलब 4-6 ही प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में। मार्केट बहुत बड़ी है। पहले ये होता था कि हम सारा यूरोप वगैरह से इंपोर्ट करते थे और यहाँ पे सप्लाईज करते थे। फिर मतलब ये कि ये हमारा मतलब फैमिली बैकग्राउंड मतलब बाप दादा से जनरेशन से ही है, हम इस फील्ड में हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई चलो इसको मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग करी जाए, और अब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये सारी ब्लेंडिंग्स का मतलब यूरोप से और अमेरिका से, चाइना से भी हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं और लोकली इसको ब्लेंडिंग करके मतलब ये फ्लेवर्स लोकल इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं, और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं। तो इसमें प्राइस में कोई डिफरेंस तो ज़ाहिर है, जो इम्पोर्टेड कॉस्ट होती है उसके मुकाबले में लोकल कॉस्ट तो है वो काफ़ी कम होती है। तो जितनी भी ब्लेंडिंग करने वाली कंपनीज़ हैं, 2-4 ही जिनकी बात करें, जी जी जी, तो अगर वो ब्लेंडिंग कर रही हैं या फिर डायरेक्टली इंपोर्ट कर रही हैं, जैसे ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, जी जी, तो उनका फोकस फिर ये होगा कि यहाँ पाकिस्तान में अपने प्लांट बनाएं, जी जी, और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, ब्लेंडिंग यहाँ पे करें, ताकि प्राइस में भी कोई डिफरेंस आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब ये कि एक तो दोनों फ़ायदे होते हैं, एक तो प्राइसेस भी कम होते हैं और मतलब रेडीली अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई इंडस्ट्री है जिसको चाहिए, वो आज हमको ऑर्डर करती है तो 2-3 दिन के अंदर हमको ब्लेंडिंग करके उनको डिलीवर कर देते हैं। यही चीज़ अगर अगर हमें इंपोर्ट के लिए ऑर्डर दें, हम उनको ऑर्डर दें, ऑर्डर प्लेस करें, 1 महीने बाद वो शिपमेंट करें, फिर 1 महीने बाद वो माल ट्रांजिट में रहे और फिर हम उनको डिलीवर करें, यानी 2.5 से 3 महीने का पीरियड चाहिए हमको उनको डिलीवर करने के लिए। अगर हम इंपोर्ट करके देते हैं, टाइम तकरीबन 2.5 से 3 महीने चाहिए होता है। जी हाँ जी। और वैसे अगर आप लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग करते हैं तो 2-3 दिन के अंदर हम उसको ब्लेंड करके उनको डिलीवर कर देते हैं। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा सरमायाकारी होनी चाहिए। हमने सरमाया लगाया हुआ है इसके लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं आपने तो, लेकिन अगर जी, इतना है कि देखिए, अगर लीड टाइम ये है जी, कि आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि जी मुझे ये फ्लेवर चाहिए, जी जी, ब्लेंडिंग ही करते हैं ना आप लोग, एग्जैक्टली। तो अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहाँ पे ब्लेंडिंग करके वही चीज़ उनको 2 दिन में दे देते हैं, जी जी जी, तो जाहिर है फिर क्लाइंट भी यही कहता होगा कि लीड टाइम वो 2.5 महीने क्यों इंतजार करे, 2 दिन में उसको क्यों ना मिले। बिल्कुल ऐसा तो इसमें जो हमारे लोकल सरमायाकार हैं वो मतलब ये कि इसके लिए हमने मतलब सारे रॉ मटेरियल्स हमें मंगवा करके अपनी यहाँ इन्वेंट्री हमारी काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से मतलब ये कि जब जिसको जो चाहिए होता है हम उनको मतलब 2-3 दिन के अंदर मतलब नजर सेहत तो नहीं होते ये, नहीं ये सारा दुनिया भर में ऐसे हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जी। ये जो फूड कलर होते हैं या फूड जो हम कहते हैं कि ब्लेंडिंग करके आप एक फ्लेवर दे देते हैं कि जी ये सेब का है, ये आड़ू का है, ये आम का है, तो ये बिल्कुल ही सेहत के लिए नहीं बिल्कुल मतलब ये तो मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी फूड का आप आइटम ले लें, हर चीज़ में फ्लेवर का इस्तेमाल है, और मतलब ये मतलब सेफ़ है, इसीलिए सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जब से मतलब हमने होश संभाला है, ये मतलब नज़र आता है कि हर चीज़ में मतलब इंसान को जो है टेस्ट चाहिए होता है, कि आप कोई कैंडी ले रहे हैं, कोई टॉफ़ी ले रहे हैं, कोई आइसक्रीम ले रहे हैं, कोई सिरप ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है और एक चॉइस होती है कि वो। अच्छा ये बताएं कि यानी फ्लेवर्स तो ऐसा भी होता है कि यानी इवन घरों में आजकल तो इस्तेमाल होता है, यानी छोटी सी इतनी मतलब 25 ml की छोटी छोटी शीशियों में आती हैं ये फ्लेवर्स, और मतलब ये कि घर में अगर कोई लस्सी बना रही हैं या कुछ बना रही हैं उसमें मतलब वनीला फ्लेवर, या घर में आजकल कुकिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो आजकल मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल पैक में नहीं बल्कि छोटी छोटी पैक्स में भी आ रहे हैं। चैनल खुले हैं जी जी जी, हमारी जो बेगमात हैं जी, उनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ डेवलप हो गया, यानी हर रोज़ जब आप घर जाएं तो एक नई डिश बनी हुई होती है। बिल्कुल जी, और आपको खानी भी पड़ती है। अब घर में जाओ ना तो मालूम होता है कि कुकिंग चैनल बीवी एक चैनल देख रही हैं तो बेटी एक चैनल देख रही है। आई अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताइएगा कि अब जब हम सप्लाई की बात करते हैं कि जी आपने केमिकल्स सप्लाई करने हैं, तो ज़्यादातर आप क्या समझते हैं कि जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं वही फ्लेवर्स की बात करें या केमिकल जो फूड में इस्तेमाल होते हैं, जी जी, मसालों में इस्तेमाल होते हैं, वो ही ऑर्डर देती हैं? जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो भी आप ही से चीज़ें लेती हैं? क्योंकि डिटर्जेंट की अगर बात करें तो डिटर्जेंट में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो तो मुझे पता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, यहाँ पे हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं से वो
केमिकल्स हासिल करती है। हाँ, मतलब ये कि ये इंडस्ट्री जो है ना, मतलब उनको लोकल आउटसोर्स करना जो है वो ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट होता है। अब मिसाल के तौर पर किसी को अगर मतलब किसी इवन मल्टीनेशनल्स को कोई रॉ मटेरियल जो है वो मिसाल के तौर पे 500 kg की ज़रूरत है और एक कंटेनर में 20 मेट्रिक टन्स वो रॉ मटेरियल आता है, तो वो अगर 500 kg इंपोर्ट करेंगे ख़ुद, तो उनको एक तो सप्लायर ज़्यादा रेट देगा कंपेयर टू एक फुल कंटेनर 20 फीट का जो कंटेनर होता है। तो वहाँ फिर मतलब ये कि सारे मतलब जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं 500 kg इंपोर्ट करने में, वो उनको हर चीज़ में कस्टम क्लियरिंग वगैरह वगैरह सब चीज़ में उनको कॉस्ट उनकी बढ़ती रहेगी। वही चीज़ अगर वो लोकल सोर्स कर लेते हैं तो एक तो उनको मतलब आज वो ऑर्डर करें तो नेक्स्ट डे उनको माल मिल जाएगा। फिर वो जो लोकल इंपोर्टर है वो अगर मामूली से अपना प्रॉफिट भी रख रहा है तो वो उनको ख़ुद अगर वो इंपोर्ट करें तो वो प्रॉफिट जो वो लोकल इंपोर्टर रख रहा है उससे ज़्यादा उनको कॉस्ट करेगा क्वांटिटी कम होने की वजह से। क्योंकि जो लोकल ट्रेडर इंपोर्ट कर रहा है तो वो कंटेनर से कम इंपोर्ट नहीं करता, वो FCL बेसिस पे इंपोर्ट करता है, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आती है बनिस्बत अगर एक सिर्फ 500 kg या 1000 kg इंपोर्ट किया जाए तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो वो इंडस्ट्री को जो है ना माइनर प्रॉफिट देना खलता नहीं है लोकल ट्रेडर को। अब हुकूमत से क्या मुराद आपकी एसोसिएशन को, वो लोग जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो इंपोर्ट करें, चाहिए कौन सी मुराद चाहिए जिसके ज़रिए इस सेक्टर में हम बढ़ावा देखें? एक तो इंडस्ट्री जो है जो मतलब ये कि चैम्बर्स वगैरह, चाहे वो कराची चैम्बर हो चाहे वो फेडरेशन हो, हर एक का मतलब गवर्नमेंट से ये एक डिमांड है कि जी आप जो है आपने 17% सेल टैक्स रखा हुआ है, वो एक बहुत हाई है, इसको जो है सिंगल डिजिट में लेकर आए, मतलब मैक्सिमम 9, मतलब सिंगल डिजिट मींस मैक्सिमम 9 इसको लेकर के आए। क्योंकि गवर्नमेंट में मतलब हर जगह जो है ना लूप होल्स होते हैं। पहले मतलब गवर्नमेंट को इवेंचुअली जो है कहने को तो गवर्नमेंट 17% ले रही है, लेकिन उनकी किटी में जो है मैक्सिमम 5-6% से ज़्यादा उनके किटी में नहीं आता। 6% भी आप ज़्यादा बता रहे हैं। जी, मैं ज़्यादा करके हायर जी हाँ, 4 से 5% जो है प्रैक्टिकली उनकी किटी में आता है। तो वो अगर इसको मतलब ये कि मैक्सिमम भी अगर सिंगल डिजिट में 9% लेकर आएँ तो वो जो पेमेंट और रिफंड्स वगैरह का और मतलब जो करप्शन होती है वो करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। जो करप्शन एक आप हर एक को पता है कि हमारे मुल्क में क्या करप्शन होती हैं, रिफंड्स वगैरह का और ये सब चक्कर, तो इससे भी मतलब इंडस्ट्री में एक मतलब एक हेल्दी ग्रोथ होगी फिर उससे। Professor Ashfaq साहब, it was wonderful talking to you. Thank you so much for your time. नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि केमिकल सेक्टर को बढ़ावा देने के हवाले से हुकूमत क्या इकदाम करें। इंसेंटिव्स की बात करें तो इंसेंटिव में एक चीज़ तो बार बार कही जाती है तमाम लोगों की तरफ से कि जी आप टैक्सेशन के मसाइल को हल करें। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है एक्सपेंशन में भी और सरमायाकारी के हवाले से भी। अगर 17% सेल्स टैक्स की बात करें तो बहरहाल जिन लोगों से भी बात करते हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हैं, सबके सब ये कहते हैं कि अगर 17% सेल्स टैक्स है तो हुकूमत के पास कितना जाता है, इसको देखने की अशद ज़रूरत है और इसको सिंगल डिजिट में ले आएँ। अब देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम करती है। उम्मीद आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।